A very good morning to all my dear students. Let's start the today's video lecture with the new topic that is means of spread. अभी तक हमने क्या देखा था कि बीमारियां जो हैं उनके कारण हम पढ़ रहे थे अभी तक कि डिजीज़ेज स्प्रेड होने के क्या क्या रीजंस हैं। तो डिजीज़ेज स्प्रेड होने के मेनली हमने दो रीज़न पढ़े थे या मुझे दो रीज़न समझ में आए थे एनसीईआरटी में जो लिखे हुए हैं। पहला रीज़न है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिजीज़ फैलाते हैं, जिनको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, जिनको स्प्रेडिंग वाले डिजीज़ बोलते हैं। ओके, तो ये माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलाते हैं। दूसरे टाइप के डिजीज़ेस क्या होते हैं, दूसरा कारण क्या होता है डिजीज़ेस का, बीमारी फैलाने का दूसरा या बीमारी फैलने का दूसरा कारण हमारे अंदर ही होता है। हम लापरवाही करते हैं हमारे शरीर से, हम क्या करते हैं, ऊट पटांग खाना खाते हैं, एक्सरसाइज अच्छे से नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जिनके कारण हमारे शरीर में बीमारियां होने लगती हैं। ओके, तो ये जो दूसरे टाइप के रीज़न हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा नहीं होते हैं, ये जो कारण है ये हमारी खुद की लापरवाही की वजह से होता है। हम ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड खाते हैं तो हमारा वेट बढ़ता है, हम मोटे होते हैं। मोटे होने से क्या होता है, हमें हार्ट की डिजीज़ेज़, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिजीज़ेज़, तो ये सारी डिजीज़ेज़ हमारी बॉडी में आने लगती हैं। ओके, तो फिर हमने ये देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली बीमारी हैं तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप क्या है। ओके, मतलब वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो देखिए, हमने देखा था बैक्टीरिया का ग्रुप होता है, वायरसेस का ग्रुप होता है, प्रोटोजोआ का ग्रुप होता है। ओके, फंगाई का ग्रुप होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ेस हमने अलग पढ़े थे, फंगस से होने वाले अलग पढ़े थे, वायरस से होने वाले अलग पढ़े थे। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप्स के डिजीज़ेस भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वो तरीके क्या होते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। इंसान इंसान में फैलाता है या कोई जानवर इंसान में फैलाता है या इंसान के खुद के अंदर होती हैं, तो वो हम मीन्स ऑफ स्प्रेड देखेंगे आज। ओके, पढ़ेंगे हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीजेज स्प्रेड। जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होते हैं वो कैसे फैलते हैं। मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन वैरायटी ऑफ वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तरीक़ों से फैल सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से फैल सकते हैं। कुछ तरीक़ों के बारे में आप भी सोचिएगा, आपने भी पढ़ा होगा। अभी कोरोना काल चल रहा है तो इस समय बहुत सारे ऐसे तरीके हमें पता चले हैं जिससे ये वायरसेस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपरली हाथ ना धोने से, हाथों को बार बार आँख, नाक, मुंह में लगाने से, ठीक है, और किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से, किसी ऐसी जगह के कांटेक्ट में आने से जहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन ऑलरेडी आया हो। ओके, तो ये सारे कुछ तरीके हैं जिससे बीमारियाँ स्प्रेड हो सकती हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो आर ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये बीमारियाँ कम्युनिकेट की जाती है। कम्युनिकेट मतलब एक इंसान या एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर ये बीमारियाँ आती हैं, तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो जो बीमारियाँ कम्युनिकेट करने से फैलती हैं उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू एयर। ऐसे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो हैं वो एयर से स्प्रेड होते हैं, हवा के थ्रू स्प्रेड होते हैं। ठीक है, दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाई एन इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे किसी इंसान को ज़ुकाम है, अगर उसने छींक दिया, उसने स्नीज़ कर दिया, तो उसके जो माउथ और नोज़ से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स होंगे, वो ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन आएगा तो उस पर्सन को भी वो सर्दी ज़ुकाम हो सकता है। ठीक है, दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाई एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीजेस और कफ्स। Someone standing close can breathe these droplets and the microbes get a chance to start a new infection. जो कोई आस पास खड़ा होगा तो अगर उसके बॉडी में भी ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं तो उसको भी सर्दी ज़ुकाम होने का खतरा हो जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस स्प्रेड थ्रू द एयर आर कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो हवा में फैलने वाली बीमारियों के एग्जाम्पल हैं, इनमें से कॉमन कोल्ड है
निमोनिया है और ट्यूबरक्लोसिस है। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी ज़ुकाम, निमोनिया में खांसी भी आती है सर्दी के साथ, साथ में चेस्ट में भी पेन होता है, चेस्ट में धीरे धीरे पानी भरने लगता है, वो निमोनिया होता है। और ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आती है। ओके, कफ वाली खांसी नहीं आती, सूखी खांसी आती है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ओके, वी ऑल हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड एंड कैचिंग इट आवरसेल्व्स। हमने कई बार अपने जीवन में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि किसी सर्दी ज़ुकाम वाले के अगल बगल हम बैठ गए हैं और हमको भी सर्दी ज़ुकाम हो गया है। ओके, obviously the more crowded our living conditions are, the more likely it is that such airborne diseases will spread। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जितने ज़्यादा क्राउडेड होंगी लिविंग कंडीशंस, उतना ही ज़्यादा चांस है कि जो हवा में फैलने वाली बीमारियां हैं वो स्प्रेड होंगी। ओके, डिजीज़ेस कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर। ये बीमारियां पानी के थ्रू भी फैल सकती हैं। दिस अकर्स इफ द एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस गट डिजीज सच एज कॉलरा गेट मिक्सड विद द ड्रिंकिंग वाटर यूज्ड बाय पीपल लिविंग नियर बाय। अब किसी इंसान को अगर कॉलरा है, मतलब उल्टी दस्त हो रहे हैं बहुत बुरी तरह से, और उसने वो नदियों के पास या कोई वाटर बॉडी के आसपास फ्रेश हो लिया और वाटर बॉडीज़ में वो बैक्टीरिया चला गया जिससे कॉलरा होता है, ठीक है। तो अब दूर रहने वाला कोई इंसान, दूर किसी गांव में कोई इंसान उस पानी को अगर पिएगा, वो नदी के पानी को पिएगा, तो उसको भी कॉलरा हो जाएगा। तो ये भी बीमारी फैलने का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। सच डिजीज़ेज़ आर मच मोर लाइकली टू स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाईज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इस तरह के डिजीज़ेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं वहाँ पर जहाँ पर साफ़ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। तो खाने और पानी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। साफ़ खाना नहीं खाने से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, साफ़ पानी नहीं पीने से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो पानी और खाना तो हमें शुद्ध लेना ही चाहिए। ओके, द सेक्शुअल एक्ट इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल कैन हैव विथ ईच अदर। जो सेक्शुअल एक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। मतलब जब दो लोग फिजिकली कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो सबसे ज़्यादा चांस पैदा करता है बीमारी फैलने का, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा चांस पैदा करता है बीमारी फैलने का, ठीक है। नाउ नॉट सरप्राइजिंगली देयर आर माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज सिफिलिस और एड्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर। सिफिलिस और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही फैलती हैं, ठीक है। तो सिफिलिस जैसी खतरनाक बीमारियां जो हैं वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैलाई जाती हैं या फैलती हैं। ओके, However, such sexually transmitted diseases cannot spread by casual physical contact। इस तरह की जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं वो कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट से नहीं, मतलब हाथ मिलाने, गले मिलने से इस तरह की एड्स या फिर सिफिलिस जैसी बीमारियां नहीं होती, ये सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से होती हैं। ओके, कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट इंक्लूड हैंडशेक्स और हग्स और स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग और बाय एनी अदर वेज इन विच वी टच ईच अदर सोशली। तो हाथ मिलाने से, हक करने से, ठीक है, साथ में खेल खेलने से, स्पोर्ट्स करने से, ये सारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं ये नहीं फैलती, ये सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती हैं। अदर देन द सेक्सुअल कांटेक्ट, द वायरस कॉजिंग एड्स, जो एड्स का वायरस है, HIV वायरस जिसको बोलते हैं, कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट। सपोज एड्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैले। एड्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी इंसान को एड्स है, उसका खून दूसरे इंसान पे चढ़ा दिया गया बिना टेस्ट किए, तो ब्लड के थ्रू भी एड्स जैसी भी खतरनाक बीमारियां फैल सकती हैं, ठीक है। और इन्फेक्टेड मदर से बेबी में भी ऐसी बीमारियां फैल सकती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। वी लिव इन एन इन्वायरमेंट दैट इज़ फुल ऑफ मैनी अदर क्रिएचर्स अपार्ट फ्रॉम अस। हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ हमारे अलावा बहुत सारे जानवर और रहते हैं, मक्खियाँ रहती हैं, मच्छर रहते हैं, कीड़े रहते हैं, कुत्ते, बिल्ली, गाय। तो ये सारे जानवर भी बीमारी फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे मक्खी है, वो कोई गंदी जगह जहाँ पर बैक्टीरिया वायरस हो वहाँ उस जगह से आकर के हमारे खाने पर बैठ गई,
ठीक है, हमारे खाने पर बैठ गई तो हम अगर वो खाना खा लिए, हमने देखा नहीं कि मक्खी बैठी थी, तो हमें भी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, दीज एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट। ये जो चीज़ें हैं, मतलब कुत्ते हैं, बिल्ली हैं और दूसरे जानवर हैं, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में बीमारियां फैला सकते हैं। ठीक है, दीज एनिमल्स आर दस इंटरमीडिएट एंड आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो ऐसे एनिमल्स को इंटरमीडिएट बोला जाता है, मतलब मध्यस्थ बोला जाता है, और इनको क्या बोला जाता है, वेक्टर भी बोला जाता है। क्यों वेक्टर बोला जाता है? क्योंकि देखिए, जैसे मच्छर है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन मच्छर में मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर नहीं होता है, मच्छर के अंदर एक प्लाज्मोडियम पाया जाता है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, मच्छर के अंदर एक प्लाज्मोडियम पाया जाता है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो मच्छर वेक्टर की तरह काम करता है, मतलब मच्छर वो कारण का काम करता है जिससे मलेरिया होता है। ठीक है, अगर उस मच्छर में वो प्लाज्मोडियम नहीं मौजूद है, फिर वो हमें काटे तो हमें मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही जो रेबीज़ होता है वो चूहों से फैलता है। तो चूहों में अगर वो रेबीज़ का वायरस पाया जाएगा और चूहों के कांटेक्ट में हम आए, तब जाके हमें रेबीज़ होगा, अदरवाइज़ हमें रेबीज़ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे प्लेग भी है, प्लेग भी चूहों से फैलता है। ठीक है, रेबीज़, प्लेग, ये कुत्तों से। ठीक है, तो प्लेग तो चूहों से खासकर फैलता है। तो जो प्लेग है उसमें भी जो प्लेग का जो याइसेरेला पेस्टिस नाम का एक कीड़ा होता है वो चूहों के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे जूं पाई जाती है हमारे बाल में, वैसे ही चूहों के भी बाल में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जब वो हमें काट लेता है तो हमें ये प्लेग नाम की भयानक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, चूहों में अगर वो याइसेरेला पेस्टिस नहीं है, यानी वो कीटाणु नहीं है, वो कीड़ा नहीं है जिसके काटने से हमें प्लेग हो सकता है, तो वो चूहे के काटने से हमें प्लेग नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो चूहे के काटने से होता नहीं हमें प्लेग, हमें उस कीड़े के काटने से होता है जो चूहे के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो चूहा क्या काम करता है यहाँ पर? वेक्टर का काम करता है। ओके, तो वेक्टर क्या होते हैं? जो बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाते हैं। ठीक है, द कॉमनेस्ट वेक्टर वी ऑल नो आर मस्कीटोज। सबसे कॉमन वेक्टर कौन है? मस्कीटो, यानी मच्छर। In many species of mosquitoes, the females need highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature eggs. तो जो सबसे कॉमन वेक्टर होते हैं वो होते हैं मस्कीटो। बहुत सारी मस्कीटो की स्पीशीज़ में जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड उनके लिए होता है ब्लड, ह्यूमन का ब्लड। ठीक है, ताकि जो वो क्या कर सके, अंडे दे सकें अपने। ठीक है, ब्लड में नहीं, बाहर पानी में, लेकिन उस अंडे देने के लिए उनको ताकत चाहिए। वो ताकत इनको मिलती है कहाँ से? ब्लड से मिलती है। ओके, मस्कीटोज फीड ऑन मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग अस। जो मच्छर हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म खून वाले जानवरों पर फीड करते हैं, जैसे हम। इन दिस वे दे कैन ट्रांसफ़र डिजीज़ेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इस तरह से वो क्या करते हैं? बीमारियों को एक इंसान से दूसरे इंसान पर ट्रांसफ़र करते जाते हैं। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं? द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू दीज डिफरेंट मीन्स। जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं वो इन तरीक़ों से हमारे शरीर में आते हैं। वेयर डू दे गो देन? वो कहाँ जाते हैं? द बॉडी इज़ वेरी लार्ज एंड व्हेन कंपेयर्ड टू द माइक्रोब्स। बॉडी, हमारी बॉडी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। माइक्रोब्स के कंपेयर में देखा जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंपेयर में देखा जाए तो हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, फिर भी वो बीमारी कैसे फैला लेते हैं? देखिए, वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, एंटर करते बीमारी नहीं फैलाते, वो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अगर 10 माइक्रोब एंटर की हैं तो वो 100 बनेंगे, 100 से 1000 बनेंगे, 1000 से लाख बनेंगे, लाख से करोड़ बनेंगे। जब ऐसे करोड़ों माइक्रोब्स हमारी बॉडी मल्टीप्लाई कर जाते हैं तब जाके हमें बीमारियाँ होती। ओके, सो देयर आर मैनी पॉसिबल प्लेसेस, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ वेयर दे कुड गो। बहुत सारे ऑर्गन्स या टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माइक्रोब्स चले जाते हैं। ठीक है,
डू ऑल द माइक्रोब्स गो टू द सेम टिश्यू और ऑर्गन और डू दे गो टू द डिफरेंट वंस? देखिए, अलग अलग माइक्रोब्स अलग अलग जगह पर जा कर के छुपते हैं या मल्टीप्लाई करने के लिए जाते हैं हमारे शरीर में। कोई लिवर पकड़ता है, कोई स्टमक पकड़ता है, कोई इंटेस्टाइन पकड़ता है। ओके, तो अलग अलग माइक्रोब्स अलग अलग जगह चूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो जो माइक्रोब जिस जगह पर मल्टीप्लाई करता है उससे रिलेटेड हमें सिम्टम दिखना चालू हो जाते हैं। हमें अगर पेट में कोई माइक्रोब्स ने मल्टीप्लाई किया तो हमें पेट दर्द चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जगह मल्टीप्लाई करने वाले माइक्रोब्स अलग अलग तरह के सिम्टम देते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन से। डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ माइक्रोब्स सीम टू हैव एवॉल्व्ड टू होम इन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ माइक्रोब जो होती हैं, अलग अलग जो माइक्रोब्स की स्पीशीज़ होती हैं, अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ की जो स्पीशीज़ होती हैं, वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जा कर के वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती हैं। इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज़ कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ एंट्री। अगर एक हिस्से पे देखा जाए तो ये जो सिलेक्शन है वो पॉइंट ऑफ एंट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कहाँ से वो अंदर आ रहे हैं बॉडी में, नाक से आ रहे हैं, मुंह से आ रहे हैं। इफ़ दे एंटर फ्रॉम एयर वाया नोज दे आर लाइकली टू गो टू लंग्स। अगर वो हवा से हमारी नाक के अंदर आए हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो कहाँ जाएंगे, लंग्स में जाएंगे। ओके, और लंग्स को इन्फेक्ट करेंगे। दिस इज सीन इन बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। ऐसा देखा गया है उन बैक्टीरिया में जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, टीबी। ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया कॉज करता है, तो उनमें यही देखा गया है कि नाक से बैक्टीरिया अंदर जाता है और मल्टीप्लाई करता है लंग्स में जा कर के, और लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है फिर ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है, इफ़ दे एंटर थ्रू माउथ दे कैन गो टू गट लाइनिंग लाइक टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया। अगर वो मुंह से जाता है, अगर बैक्टीरिया या वायरस या फंगाई मुंह से जाता है अंदर, तो ये चांस है कि वो पेट में जाएगा। नाक से जाता है तो ये चांस है वो कहाँ जाएगा, लंग्स में। ठीक है, लेकिन अगर मुंह से जाता है तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि कहाँ जाता है, पेट में जाएगा। ओके, तो पेट में जा करके टाइफॉइड जैसी भयानक बीमारी, कॉलरा जैसी बीमारी फैलाएगा। क्योंकि टाइफॉइड, कॉलरा किससे फैलता है, गंदे पानी और गंदे खाने से। ऐसा पानी और खाना जिसमें टाइफॉइड और कॉलरा का बैक्टीरिया हो, उस पानी को अगर हम, उस खाने को अगर हम खा लेंगे तो हमें भी ये सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ जाते हैं लीवर में, जिससे जॉन्डिस होता है, पीलिया जिसको बोलते हैं। ओके, बट दिस नीडेंट ऑलवेज बी द केस। पर ये हर बार ऐसा नहीं होता है। ओके, HIV जैसे इन्फेक्शन में क्या होता है, एड्स जैसे इन्फेक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू फैलता है ये। ठीक है, तो बॉडी के लिम्फ नोड्स को टारगेट करता है। लिम्फ नोड्स में होते हैं क्या, हमारी एंटीबॉडीज़। हमारे जो बॉडी के अंदर लिम्फ नोड होती हैं वहाँ पर क्या होती हैं, एंटीबॉडी होती हैं। ओके, ये एंटीबॉडी हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी प्रोवाइड करती हैं। जब शरीर को बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, कैसे ख़त्म हो जाती है, ये जो एड्स का वायरस है वो लिम्फ नोड्स को ख़राब कर देता है। तो जिससे हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी पावर है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो हमको छोटी छोटी बीमारियां भी बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में टिकने लगती हैं। सर्दी ज़ुकाम महीनों खिंच जाता है, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगती है। ओके, मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू अ मस्कीटो बाइट विल गो टू लिवर एंड देन टू रेड ब्लड सेल्स। जो मलेरिया पैदा करने वाला जो माइक्रोब है वो मच्छर के काटने से कहाँ जाता है, लिवर में, और फिर रेड ब्लड सेल्स में। द वायरस कॉजिंग जैपनीज़ एनसेफलाइटिस, जो जैपनीज़ एनसेफलाइटिस नाम की बीमारी पैदा करता है जो वायरस, जिसको ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, वो कहाँ जाता है, वो मस्कीटो बाइट से एंटर करता है। ठीक है, वो मच्छर के काटने से एंटर करता है और ब्रेन में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, ब्रेन में। ठीक है, द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट्स। तो जो बीमारी का साइन और सिम्टम है वो किस पे डिपेंड करता है कि जो माइक्रोब है, यानी जो बैक्टीरिया या वायरस है, वो किस ऑर्गन को टारगेट कर रहा है। अगर बैक्टीरिया वायरस लिवर को टारगेट कर रहा है तो हमारे लिवर से साइन या सिम्टम आएंगे। ठीक है, हमारे लिवर में पेन होगा, हमारे उल्टियाँ होंगी हमें। ओके, तो ऐसे सिम्टम आएंगे जो लिवर से रिलेटेड है। तो जहाँ पर बैक्टीरिया या वायरस जा करके जिस ऑर्गन को भी टारगेट करेगा, उस ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम हमारी बॉडी में आने लग जाएंगे। ठीक है, इफ़ द लंग्स आर द टारगेट्स, अगर लंग्स टारगेट हैं तो सिम्टम क्या होगा, कफ, सांस लेने में परेशानी। ठीक है, अगर लीवर टारगेट है तो जॉन्डिस होगा, यानी पीलिया होगा। ओके, ब्रेन टारगेट है
तो हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, चक्कर आएंगे, अनकॉन्शियसनेस रहेगी. वी कैन इमेजिन व्हाट द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ एन इन्फेक्शन विल बी इफ़ वी नो व्हाट द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन इज़. हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि सिम्टम्स और साइंस क्या होंगे इन्फेक्शन के, अगर हमें ये पता चल जाए कि टारगेट टिश्यू या ऑर्गन क्या होगा. एंड फंक्शंस दैट आर कैरिड आउट बाय दिस टिश्यू और ऑर्गन, और इस टिश्यू या ऑर्गन से क्या फंक्शन कैरी किए जाते हैं. ओके. इन एडिशन टू दीज टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, ये टिश्यू स्पेसिफिक इफ़ेक्ट्स जो हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के, जो बीमारी फैलाने वाली डिजीज़ के जो टिश्यू या ऑर्गन स्पेसिफिक इन्फेक्शन वो हैं, क्या बोलते हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब जो हमको देखने मिलते हैं. देयर विल बी अदर कॉमन इफ़ेक्ट्स टू, और कुछ कॉमन इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं. मतलब हो सकता है आपको सिंपल सर्दी ज़ुकाम में भी खांसी है, आपको निमोनिया भी खांसी है, तो वहाँ पर डॉक्टर को टेस्ट करवाना पड़ता है ये पता करने के लिए कि नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम की खांसी है या निमोनिया की खांसी है या टीबी की खांसी. ओके. तो बहुत सारी चीज़ें, ये कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं उनके कारण बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं. अब पेट दर्द कई कारणों से हो सकता है, टाइफाइड से भी हो सकता है, जॉन्डिस से भी हो सकता है, कॉलरा से भी हो सकता है, डिसेंट्री से भी हो सकता है. ओके. तो मोस्ट ऑफ दीज कॉमन इफेक्ट डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट बॉडीज इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन. ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे जब फीवर आता है तो हम दवाई खाते हैं, दवाई खाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है. तो वो जो पसीना आना है वो क्या करता है, पसीने से मैक्सिमम जो हमारी बॉडी में जो फीवर पैदा करने वाले जो हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस हैं वो उस पसीने से बाहर निकल जाते हैं. ओके. तो इसलिए कभी अगर पसीना आए तो पंखा या एसी नहीं चलाना चाहिए, थोड़ी देर पसीने को आने देना चाहिए. ओके. An active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease causing microbes. एक एक्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत सारे सेल्स या इफेक्टिव टिश्यूज़ को मारता है ताकि डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मर जाएं. ओके. दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, इन्फ्लेमेशन कहलाता है. एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट्स सच एज स्वेलिंग एंड पेन. इस प्रोसेस का अगर एक हिस्सा देखा जाए तो बहुत सारे लोकल इफेक्ट्स होते हैं जैसे स्वेलिंग और पेन, एंड जनरल इफेक्ट जैसे फीवर, और जनरल इफेक्ट भी होते हैं जैसे फीवर. इन सम केसेस द टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट्स. कुछ केसेस में जो टिश्यू स्पेसिफिसिटी होती है इन्फेक्शन की वो बहुत जनरल सीमिंग इफेक्ट्स में होती है. ठीक है, वो उससे बहुत जनरल सीमिंग इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, जो टिश्यू स्पेसिफिसिटी होती है इन्फेक्शन की, मतलब कोई इन्फेक्शन किस टिश्यू में है, कौन सा इन्फेक्शन किस टिश्यू में है, तो वो टिश्यू सिम्टम पैदा करेगा. ठीक है. सपोज स्किन में कोई इन्फेक्शन है तो स्किन में कुछ सिम्टम्स आएंगे, रेडिनेस दिखेगी, खुजली होगी. ओके. इन सम केसेस द टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट्स. फॉर एग्जांपल इन HIV इन्फेक्शन द वायरस गोज टू इम्यून सिस्टम एंड डैमेजेस इट्स फंक्शन. HIV में क्या होता है, जो HIV का वायरस होता है, एड्स का वायरस होता है, वो इम्यून सिस्टम में जा कर के इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है. दस मैनी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ HIV एड्स are because of the body can no longer fight off the many minor infections that we face every day. तो जो HIV एड्स के जो इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, जो HIV एड्स के इफ़ेक्ट होते हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि बॉडी जो है वो लड़ नहीं पाती बहुत सारे छोटे छोटे इन्फेक्शन से जो हम डेली एवरीडे लाइफ में फेस करते हैं. इंस्टेड एवरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया. तो क्या होता है, एड्स में क्या होता है, छोटा छोटा जो सर्दी ज़ुकाम भी होता है उससे निमोनिया हो सकता है. ओके. मतलब वो बहुत लंबे समय तक खिंच जाता है. सिमिलरली अ माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया विद ब्लड लॉस. तो एक छोटा सा जो क्या बोलते हैं गट इन्फेक्शन, मतलब इंटेस्टाइन में अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हुआ, एमीबा आ गया, तो बहुत ज़्यादा हमें उल्टी दस्त वगैरह हो सकते हैं इससे. ठीक है, मतलब छोटी छोटी बीमारियां भी बहुत बड़ी बन जाती हैं एड्स में क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है. अल्टीमेटली इट इज़ दीज अदर इन्फेक्शन दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स. तो ये वो इन्फेक्शन होते हैं जो जिनसे लोग जो हैं वो HIV एड्स के कारण ख़त्म हो जाते हैं. ओके.
It is also important to remember that the severity of disease manifestation depend on the number of microbes in the body. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बीमारी की जो सीवियरिटी है, मतलब कितनी ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है, ठीक है, कितनी ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है, वो इस पर डिपेंड करती है कि कितने ज़्यादा माइक्रोब्स मल्टीप्लाई कर गए हैं बॉडी में. जितने ज़्यादा माइक्रोब्स मल्टीप्लाई कर गए होंगे उतनी ज़्यादा बीमारी आपको फैलेगी. ओके, उतनी ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी. आपने अगर बीमारी शुरू होने पर ही अगर इलाज करवाना चालू कर दिया तो आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होगी. ओके, बट इफ़ द नंबर इज़ ऑफ द सेम माइक्रोब लार्ज, द डिजीज़ कैन बी सीवियर इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग. अगर बहुत ही ज़्यादा माइक्रोब्स, बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया, बहुत ही ज़्यादा वायरस वगैरह हमारी बॉडी में फैल गए हैं तो इंसान को आसानी से बचाया नहीं जा सकता. फिर वो ज़रूर, मतलब ये बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं कि वो ज़िंदा नहीं बचेगा. द इम्यून सिस्टम इज़ अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी. जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये बताने में कि कितने माइक्रोब्स जो हैं हमारी बॉडी में सर्वाइव करेंगे. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा वो माइक्रोब्स को मारेगा, ठीक है, और माइक्रोब्स आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और जितना कमज़ोर इम्यून सिस्टम होगा उतनी ही आसानी से माइक्रोब्स हमारी बॉडी को अफेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, हम इन आस्पेक्ट को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी आगे बढ़ते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब बीमारियों को ठीक करने के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, ट्रीटमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या आधार हैं. व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक. जब आप बीमार पड़ते हो तो ऐसे क्या क्या स्टेप हैं जो आपके परिवार वाले लेते हैं. ठीक है, वो आपकी केयर करते हैं सबसे पहली बात. फिर वो आपको टाइम टाइम से खाना देते हैं. खाना तला नहीं होता है, उबला खाना होता है. पानी भी उबाल कर देते हैं. ठीक है. हैव यू एवर थॉट वाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ़ यू स्लीप फॉर समटाइम्स. आपने कभी सोचा है कि जब आप थोड़ी देर की नींद ले लेते हो या नींद से उठने के बाद आपको कितना फ्रेश फील होता है. ये फ्रेश क्यों फील होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि नींद जब हम ले रहे होते हैं तो हमारा दिमाग बॉडी के सारे जो डिस्टर्ब्ड फंक्शंस हैं, जो बॉडी में कमियां हो गई हैं या बॉडी को अगर कहीं चोट लगी है तो ये सारे कामों को हमारा दिमाग हैंडल करता है. ठीक है, हमारे दिमाग सेल्स को आदेश देता है कि जो बॉडी में गड़बड़ी हो गई है, ओके, आज जो बॉडी में गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी को, उस प्रॉब्लम को सही करो जल्दी से जल्दी. ठीक है, तो नींद में क्या होता है, जब हम नींद में होते हैं तो हमारी बॉडी में रिपेयर चल रहा होता है. हमारी बॉडी वापस से रिपेयर हो रही होती है. ओके, व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन. तो जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो यहाँ ये पूछ रहा है कि बीमारी जब ठीक नहीं होती तो कब आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती. जब बीमारी, ऑब्वियस सी बात है, जब बीमारी बहुत लंबे समय तक ना जा रही हो बॉडी से तब आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है बीमारी को या उन माइक्रोब्स को मारने के लिए जिसके थ्रू बीमारी फैल रही है. ओके, Based on what we have learned so far, it would appear that there are two ways to treat an infectious disease. अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि दो तरीके हैं किसी माइक्रोब से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के. इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के दो तरीके हैं कुल मिलाकर. ठीक है, वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़ एंड अदर टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज़. पहला है जो भी कारण आ रहे हैं, जैसे फीवर आ रहा है तो फीवर जिन जिन कारणों से जाता है, जैसे कोल्ड स्पॉन्जिंग करने से जाता है, ठीक है, फीवर रेस्ट करने से भी जाता है, तो ये सारे काम किए जाएं. एक तो तरीका ये हो गया. दूसरा तरीका, वो फीवर के आने का कारण क्या है, वो बैक्टीरिया है या वायरस है, उनको मारा जाए. ठीक है, तो ये दो कारण होते हैं जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है. फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स. पहले कारण के लिए, मतलब जिसमें हम किसी भी तरह की जो भी सिम्टम दिखते हैं हमारी बॉडी में उन सिम्टम्स को दबाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सिम्टम्स को दबाया जाता है. ओके, तो द सिम्टम्स आर यूजली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. ये सिम्टम्स क्यों होते हैं? हो सकता है स्वेलिंग के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण, अंदर जो बॉडी में लड़ाई चल रही हो हमारी एंटीबॉडीज़ और बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या वायरस की,
उस लड़ाई के कारण ये सिम्टम हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर। हम मेडिसिन ले सकते हैं जो बुखार को कम कर दे, रिड्यूस पेन और लूज़ मोशन, दर्द को कम कर दे या लूज़ मोशन को कम कर दे। ओके, तो हम ऐसी मेडिसिन ले सकते हैं, लेते ही हैं हम जब हमें फ़ीवर होता है, लूज़ मोशन होते हैं या दर्द होता है, तो हम ऐसी मेडिसिन लेते ही हैं जो इस फीवर को, लूज़ मोशन को, ओके, और ये जो पेन है उसको कम करे। ओके, तो वी कैन टेक बेड रेस्ट सो दैट वी कैन कंजर्व अवर एनर्जी। हम बेड रेस्ट लेते हैं ताकि हम अपनी एनर्जी को बचा रख सकते हैं। ओके, ताकि हम अपनी एनर्जी को बचा के रख सकें। दिस विल एनेबल अस टू हैव मोर ऑफ इट अवेलेबल टू फोकस ऑन हीलिंग। जितनी ज़्यादा हम एनर्जी को बचा कर रखेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी बॉडी यूज़ करेगी बॉडी को ठीक करने में। ओके, खुद को ठीक करने में बॉडी उतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे हम पढ़ेंगे और तरीके, फिर हम देखेंगे कि प्रिवेंट कैसे किया जाए, बीमारियों से खुद को कैसे बचा कर रखा जाए। ओके, फिर उसके बाद हम आगे इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बॉडी में इम्यूनिटी डाली जाती है जिससे हमारी शरीर में जो बीमारियां फैलती हैं वो बीमारियां नहीं फैलेंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।